चुनावी साल है, जाहिर है दो बड़े शख्सियतों की साख दांव पर लगी है। एक वो चेहरा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है और दूसरा चेहरा जो आज के युवाओं के लिए एक बड़ा कह सकते हैं कि रोल मॉडल बन गया है, तेजस्वी यादव। जहां वो नाम जो इस समय बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, तो ये भी जानना जरूरी है कि बिहार में 2025 का रोड मैप किस तरीके से इन्होंने बनाया है। लाइव टाइम्स पर के मंच पर हमारे साथ तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पे। और एक बड़ा सवाल है आपसे साथ जहन में आता है कि आखिर 2025 में जो इस बार का जो चुनाव होगा, इसमें तेजस्वी यादव किस तौर पे देख रहे हैं, बिहार को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप कहते हैं थका हुआ मुख्यमंत्री हैं, रिटायर्ड लोगों के साथ वो सरकार चला रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव क्या बिहार के लोगों के नफ्स को समझने लगे हैं, समझते हैं, और किस तरीके से बिहार के युवा आपके तरफ नजरिया रखते हैं? देखिए, बिहार के लोग चाहते हैं कि मुद्दे की बात हो, और मुद्दा बिहार में जो है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, पलायन का है। आप देखिएगा महंगाई जो है महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो रखा है। यहाँ बिहार में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है लगातार 20 साल से है, और अगर आप नीति आयोग के सूचकांक में देखिएगा जो रिपोर्ट है, उसमें बिहार गरीबी में, बेरोजगारी में, पलायन में अव्वल राज्यों में है। शिक्षा चिकित्सा बिहार में जिस प्रकार का होना चाहिए उस प्रकार का यहाँ लोगों को सुविधाएं अवसर जो है नहीं मिल पाते हैं। पेपर लीक जैसे मामले आते हैं, आपने देखा होगा हाल फिलहाल में बिहार में चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या आपका बीपीएससी का, पेपर लीक जो है ये मामला हमेशा रहता। बिना पेपर लीक किए हुए कोई परीक्षा नहीं होता। लेकिन आप हमारे 17 महीने जब हम सरकार में थे तो हम लोगों ने बीच पे वादा किया था कि हम सरकारी नौकरी देंगे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी कहते थे कहाँ से देगा, संभव है, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा। जब हम उनके साथ उप मुख्यमंत्री बने तो उसी 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। 3.5 लाख नौकरी जो है वो प्रक्रियाधीन हम लोग करा के आए, जो अभी जो बीपीएससी का जो निकल रहा है। और आप देखिएगा उस समय कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 3 महीने के अंदर लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल गया। जब से विज्ञापन हुआ, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया और हाथों में गांधी मैदान में लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र मिला। वही गांधी मैदान जहां नौजवानों के चेहरे पे उन 17 महीनों में खुशी थी, एक उम्मीद थी। और आज जब बीजेपी और नीतीश जी की राज में वही गांधी मैदान हो, लोगों को पकड़ पकड़ के छात्र छात्राओं को पीटा जा रहा है, टाके लग रहे हैं, लोगों को सुइया लग रहा है, आंदोलन कर रहे लोग, पेपर लीक हो जा रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही, छात्र पढ़ भी रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, धरना भी दे रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है, इनकी लाठियां भी खा रहा है, डीएम साहब के थप्पड़ को भी खा रहा है, अस्पताल में बाद में जाके टाके भी लगवा रहा है, सुई भी लगवा रहा है। आप समझ जाइए आज इनके राज में उन छात्रों के आंखों में आंसू है। होपलेस हो रखे लोग इस मौजूदा सरकार से। आपने इससे पहले कहा, कई बार इंटरव्यू में कहा कि ये टैक्स जो एक डीके टैक्स की बात आप कर रहे हैं, आपने ही पहले कहा था कि आरसीपी टैक्स लगा दिया बिहार में। क्या ये फिर से वो चेंज हो रहा है, बदलाव है क्या डीके टैक्स? ये बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है। मुख्य सचिव हों, डीजीपी हों, ये केवल ऑर्नामेंटल ही पद अब रह गए। अब तो मंच पे बैठा के सजाने वाला भी अब नहीं रह गया। अच्छा, कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं तो कहाँ कोई जा रहा है साथ में? कोई नहीं जा रहा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो रखे हैं, कोई निर्णय लायक अब नहीं रह गए हैं, और कुछ चंद अधिकारी रिटायर्ड लोगों के साथ डीके टैक्स थोड़ा समझाएंगे दर्शकों को। लेकिन कुछ रिटायर्ड अधिकारियों के साथ जो है वो बिहार चला रहे हैं। कुछ 2-4 जो जदयू के मंत्री हैं इधर उधर दिल्ली और बिहार में,
उन सब लोग का लाइनअप हो रखा है भाजपा के साथ। मुख्यमंत्री का केवल चेहरा जो है आगे कर दिया गया है। और बिहार में जितना ब्लॉक थाना में जितना घुसखोरी होता है, असली बेनिफिशियरी डीके होते हैं। और 90% जो अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार परफॉर्मर, उनको सेंटिंग पद पे डाल दिया जाता है। या कोई डीजीपी से लेकर सारे अधिकारी कोई कहाँ कोई पूछे क्या? डीजीपी अपने मन का एसपी ले जा सकता है क्या कहीं? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी डीजीपी के पास है कि नहीं? अगर कोई नॉन परफॉर्मर अगर एसपी है, उसको डीजीपी हटाना चाहते तो भी नहीं हटा सकता। क्योंकि भले लोग कहते हैं नीतीश कुमार जी सीएम हैं एनके, हम कहते हैं सुपर सीएम डीके हैं। ये डीके कौन है? डीके बॉस है। समय आने दीजिए। क्या अदृश्य है ये डीके? मिस्टर इंडिया है। समझने वाला समझ रहा है, लेकिन ये उचित समय आने दीजिए। कहाँ कैसे क्या हो रहा है, ये सब चीज बिहार की जनता के सामने हम लाने का काम करेंगे। अच्छा, ये बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर आप जो सबसे पहले आप कटिहार से सीधे वहां पहुंचे थे, हम लोगों ने नजदीक से देखा, फिर लगता है कि छात्र आपका इंतजार करते रहे बहुत कि तेजस्वी जी, आपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। इस बीच में कुछ लोग बीच में घुस के और आप एक बात समझिए, ये स्वतः कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आंदोलन नहीं शुरू किया था। ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू किया। और हम लोग 28 नवंबर को विधानसभा में इस बात को भी हम लोगों ने उठाया। छात्र छात्राएं अब यह अभ्यर्थी चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल हाईजैक ना करे इस को। बाकी इंडिविजुअली अगर कोई मत सहयोग करना चाहते तो उसका स्वागत। तो लोगों ने कहा था हमसे कि आप आइए, एक बार हमारी बात को सुनिए। हम जाकर के उनकी बात को सुने, कटिहार से ट्रेन से आए, फिर उसी रात भागलपुर हमको निकलना पड़ा। उनकी बातों को सुना, हम लोगों ने नैतिक समर्थन भी दिया। उसके बाद 2 बार हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिख करके अवगत कराया। देखिए, ये छात्रों का आंदोलन छात्रों का ही होना चाहिए। इसमें कोई भी आकर के जो लोग गायब रहे कहीं घुस गए, इसमें कोई मतलब नहीं है ना भाई। इसमें देखिए, कोई चर्चा करने का कोई बेतुका बात होगी। अब परीक्षा हो गया, सब कुछ हो गया, और इसका हल ही पॉलिटिकल हल है। जब तक 20 साल तक अगर आप एक ही ब्रांड का बीज एक खेत में बोइएगा तो ना फसल होगी और जमीन भी बर्बाद हो जाएगा। अब लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा कि किसके 17 महीने में पेपर लीक नहीं हुआ, किसके ज़माने में ये बहालियाँ निकली, 5 लाख नौकरी किसके समय में मिला, वही 17 महीने महागठबंधन के। तो आप देखिए, अब समय आ गया है कि नए बीज, नए ब्रांड का नया बीज लगाना, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर बने। आप दोनों यात्रा पे निकले, आप खुद भी यात्रा पे हैं। अरे लोग देखिए, कुछ लोग जो यात्रा पे हैं, आपको लगता है कि बेहतर लोगों को कौन समझ पाएगा? आप जो माई बहन मान योजना है, क्या इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है? आप चूंकि काफी नहीं, हर जगह जाने हैं, महिलाएं आ रही हैं, और आज की जरूरत है, लोगों की आर्थिक न्याय की जरूरत है। और हमने कई बार बोला कि सामाजिक न्याय के साथ साथ ये आर्थिक न्याय का दौर है। लोगों को आर्थिक न्याय हम लोगों को करना पड़ेगा। इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई, आपको भी पता है कि कितनी शराबबंदी है, जीविका दीदी, ये सब आप देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। पिछले बार भी तो लगभग हम लोग सरकार बना ही दिए थे, अगर बेईमानी नहीं किए थे तो। वोटों का अंतर तो मात्र केवल 12,000 ही था। आप मानते हैं कि वहां कुछ चूक हो गई थी 2020 में, जिससे कांग्रेस को जो सीटें मिलनी चाहिए थी, जितना ज्यादा, अगर आरजेडी ज्यादा सीटों नहीं, हम लोग तो देखिए सरकार बना लिए थे, 10-12 सीटों पे सरकार के लोगों ने बेईमानी की। आपको भी पता कि इलेक्शन कमीशन रिजल्ट वाले दिन 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, काउंटिंग रोक दी गई, रात को फिर चालू किया गया। तो हम लोगों को पता था क्या खेल हो रहा है। खैर, इस बार और मजबूती के साथ, और कोई कमी रही हुई तो उसको दूर करके और दुरुस्त होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार। अच्छा, दिल्ली में जो आपका एक बयान दिल्ली के संदर्भ में था, उसको, उस बयान को लेकर बड़ा चर्चा में है। हर चीज आपके बयानों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। आपको लगता है कि दिल्ली में आरजेडी की भूमिका कुछ है?
भाई इंडिया अलायंस बनाने में आरजेडी की क्या भूमिका है किसी से छुपा है? बिहार से ही शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री हमने नीतीश कुमार जी को बनाया क्योंकि उनकी पार्टी को ख़त्म कर रही थी बीजेपी, और उनका यही कहना था कि अब हम लोग घूम फिर करके इंडिया अलायंस बनाएंगे और जो मोदी जी को सत्ता से भगाएंगे। तो हमारी तो भूमिका है, और हम तो शुरू से चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के चुनाव लड़े। लेकिन कई राज्यों में देखा गया, जैसे केरल है, लोकसभा का चुनाव, या बंगाल है या पंजाब है, वहाँ लोग अलग अलग मिलकर के लड़े। तो ये था कि नेशनल लेवल पे हमारा है, और अगर स्टेट में अगर बात नहीं बनी होगी किन स्टेट में, लेकिन पोस्ट पोल तो था ही। फायदा तो बीजेपी उठा लेगी। क्या उठाई नहीं उठाएगी वो जाने, लेकिन हम लोगों की कोशिश है मिलकर के चुनाव लड़ना, मिलकर के लड़े। लेकिन कई राज्यों में कई बिहार पे तो नहीं पड़ेगा। बिहार में तो भाई, बिहार तो पहले से ही महागठबंधन है। बिहार जैसा इंडिया अलायंस तो उसी के आधार पे तो बना है। यार सारी लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस क्या है, हम लोग हैं। असली तो यही ना है भाई, जो बिहार में है तो शुरू से हम लोग साथ में। ये जो मुद्दा है पूर्वांचल को लेकर, आप भी बड़ा संजीदा होकर इस बात को कहते हैं। लालू जी भी बोलते रहते हैं, महाराष्ट्र में जब होता था उत्तर भारतीयों के साथ। आपको लगता है कि बिहार और यूपी के लोग क्या फर्जी वोटर हैं? इस तरीके से आप देखिए, भाव देखिए, इसका बात का बतंगड़ बनाया जाना। जब मनोज झा जी पार्लियामेंट में जब बिहारियों के बारे में बात कर रहे थे, तो पीयूष गोयल पार्लियामेंट में चिल्ला के कहते हैं ये सारा पार्लियामेंट को बिहारी बना देगा। क्या वो अपमानजनक बात नहीं है? बात यह है कि फर्जी वोटर नहीं होने चाहिए, है कि नहीं? ये तो एडिशन का है मामला है, वोट को जोड़ना या नहीं निकालने का मामला। इसको कहीं से भी तोड़ मरोड़ करके नहीं दिखाना चाहिए। उनका बयान का केवल इतना मतलब था कि फर्जी वोटर जो है वो नहीं होने चाहिए। केसरी जी, लेकिन बीजेपी जो है इसको बड़ा मुद्दा बना। हाँ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे ना पहले, इसको क्यों नहीं बड़ा मुद्दा बनाती है? सम्मान क्यों नहीं दे रहे? फिर सौतेला व्यवहार बिहार के साथ कौन कर रहा है? डबल इंजन की सरकार है, सब एमपी ले जाएगी यहीं से, वोट ले जाएगी यहीं से। हाँ, तो आप जाने नीतीश जी अरू जाने कब देंगे, वो लोग जाने। अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? कितना दे दिया केंद्र की सरकार ने बाढ़ में पैकेज? कोई पूछता भी है क्या बिहार के लोगों को? जो लोग केंद्र में बैठे हैं, ये केंद्र मंत्री लोग बैठा, क्या किया अब तक बिहार के लिए? बताओ तो, एक काम बता दो जो केवल बिहार के लिए। लालू जी तो स्पेशल पैकेज लेके आए, लाखों करोड़ों का मनमोहन जी के समय में, हजारों करोड़ का बाढ़ के समय, 4-5 तो रेलवे का कारखाना दे दिए। लोग क्या किया? कोई बिहार का लोग भी जानता है कि कौन कौन मंत्री है केंद्र में बिहार का? बड़ा बड़ा बयान आता है। एक दो लोग को छोड़कर कौन किसको जान रहा, बताइए तो। लेकिन बीजेपी अब इसको बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है पूर्वांचल के लोगों को लेकर। क्या लगता है कि अरे मुद्दा बना रहे थे, मुद्दा तो दिल्ली में तो मुद्दा वो घर का भी बना रहे थे। पता चला कि पीएम जी का घर जो है उस 400 करोड़ का बना। अब बनाने वाला कॉमनवेल्थ वाला ही कॉन्ट्रैक्टर था जो घोटाला में पाया गया। तो चुप हो गए भाजपा? बताए ना, एक्सप्लेन करें। या मुख्यमंत्री अपने यात्रा में 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख की यात्रा केवल जनता से बात करने के लिए निकल रहे हैं, तो क्या कहाँ पैसा खर्च हो रहा है भाई? बोल रहे योजनाओं का क्या योजना? उसके तो अलग बजट है, ये तो अलग से प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया भाई, ग्रामीण विकास के द्वारा। काम करेंगे कुछ नहीं, खाली प्रचार प्रसार में अधिकारी का लूट का छूट का यात्रा, भ्रष्टाचार। अच्छा, आजकल आपसे इससे पहले भी हमने पूछा था कि आपके जो चाचा जी हैं बार बार ये क्यों बोल रहे हैं आपकी इधर 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। वो जब जाते हैं तब हर जगह यही बात बोलते हैं। 12 से लेकर के 24 तक खत्म हो गया, 24 से 25 आ गया, तब से तो यही कह रहे हो, चाहे किधर भी हो, चाहे कहीं भी हो,
वो तो ये भी बोलते मेरा गधापन था जो मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब फिर बोले हम लोग से गलती हो गया, अब हम कभी नहीं जाएंगे, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, इधर भी। तो अब लेकिन ऐसे ऐसे बोलते हैं तो पलटते भी हैं, कभी ऐसा होता है कि बदल जाते हैं। तो हर बार होता है, लेकिन आप बार हो एक सकता बात, है फिर? कोई मतलब नहीं, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने नहीं जा रहे। एक नेशनल लेवल था, हम लोगों को था कि भाई पार्टी खत्म कर रहे, समाजवादी पार्टी से एक बार गलती हो जाती है तो उसको दोबारा अगर कोई माफी मांगता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, है ना। लेकिन जब बार बार आदतन ये करने लगे तो मौज मस्ती के लिए करना, स्वार्थ के लिए करना। अच्छा, मौज मस्ती के लिए। और क्या, कौन सब तो करिए ना मौज मस्ती। बिहार में, बिहार का लोग जो मर रहा है, इस सरकार में बैठ के सब जो है मलाई खा रहे, मौज मस्ती ना है। डीके वसूली क्या है? तो समझाइए मेरे दर्शकों को, डीके वसूली क्या है? यही ना है, भ्रष्टाचार का खेल है। कोई सबूत है? समय आने दीजिए ना भाई, हर चीज़ आपको हम कोई बात, हम देखिए तेजस्वी की उम्र कम है, कच्ची है, लेकिन मेरी ज़ुबान जो है बड़ी पक्की है, मेरा कच्चा ज़ुबान नहीं है। बोलते हैं कि बच्चा है अभी। कहने दीजिए, तो सबके लिए हम तो बच्चे हैं ही ना भाई, उम्र में बड़े हैं तो बच्चे ना हैं। लेकिन नेता विरोधी दल भी है, बच्चे अगर होते उम्र के भाई से तो नेता विरोधी दल तो नहीं हो पाते, चुनाव नहीं लड़ते, है ना। कानूनन तौर पे तो 18 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति जो है अडल्ट है, लेकिन है एक भाव, कहते हैं लोग, तो कहने दीजिए, अच्छी बात है। 2025 में क्या होने वाला है? तेजस्वी यादव के पास क्या रोड मैप है? क्योंकि माई बहन योजना, इसके अलावा क्या है? कहाँ पे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को लोग वोट करेंगे, तेजस्वी यादव को नेता चुनेंगे? सारा बिहार घूम रहे हैं और हम लोगों ने जो कहा वो किया। कितने काम हम गिना देंगे आप पूछेंगे तो 17 महीने में, लेकिन दो उप मुख्यमंत्री है भाजपा का, वो लोग क्या काम किया अब तक? हम लोग 5 लाख नौकरी दिए, 3 लाख प्रक्रियाधीन कराया, 4.5 लाख निजी शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा बनाया, IT पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, निवेश बिहार लेकर के आए, 50,000 करोड़ का MOU हम लोगों ने साइन कराया, 20 शहरों में STP स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया। हम लोगों ने मानदेय को बढ़ाया, आंगनबाड़ी हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र, आशा, ममता, इनके मानदेय को बढ़ाया, मिशन 60 चालू करा करके अस्पतालों की स्थिति बदली, डॉक्टर 700 डॉक्टर को जो अटेंडेंस 10 साल से बाहर थे उनको हमने बर्खास्त करने का काम किया। कितना काम, जातीय आधारित गन्ना पहली बार हुआ, उसके आधार पे पहली बार ऐसा देश में राज्य बना जहां 75% आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। आप 17 महीने की दुहाई देते हैं और नीतीश कुमार 2005 के पहले वाले याद दिलाते हैं। वो बोलते हैं कि 2005 के पहले शाम के बाद लोग नहीं निकलते थे बाहर। अच्छा, हम लोग तो खूब निकलते थे, सब लोग निकलता था, कौन नहीं निकलता था? सब लोग निकलते थे 2005 के पहले। अब उनको देखिए, प्रोपोगेंडा कुछ बोलने के लिए तो बोल राज नहीं था, उन्हें निकलते थे क्या नीतीश कुमार जी? कुछ हुआ अब तक? जो बोल रहे हैं वो सब नहीं निकलते थे, तो कहाँ से रहते थे वो? घरवा में रहते थे डुका करके, कहाँ रहते थे? सब बेकार की बातें हैं। अब कितना अपराध बढ़ गया, इस पे तो कोई जवाब नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल तेजस्वी जी, आपने कहा कि अगर मैं दोबारा चचा जी को लाता हूं तो कुल्हाड़ी पर पैर मारने के सवाल है। ठीक है, आपकी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो फिर लालू जी का इस बयान को किस रूप में लेते हैं जो कहते हैं दरवाजा खुला हुआ है? देखिए, लालू जी ने आप लोग जो कई दिनों से ये चर्चा जो गर्म कर रखी थी, आ रहे हैं तेजस्वी कहाँ रात में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, पत्रकार ने पूछा, बार बार पूछ करके लोग तंग कर दिया, तो बोले हाँ भाई खुला, बंद करो इसको, अब सवाल बंद हो जाएगा। तो पत्रकारों को ठंडाने के लिए ये सब कहे हैं। यानी आपके नजर में अब ये तय हो चुका है कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार नहीं आ सकते महागठबंधन में? नो एंट्री है? एकदम नो एंट्री, एकदम दरवाजा क्लोज। भाई, दरवाजा उनके लिए हमेशा बंद है। चलिए।
ठीक है, तो ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वापस लेने की बात होती है तो इनकी तरफ से नो एंट्री का बोर्ड लगा है। उससे भी बड़ी बात कि अगर वो यहां से अगर आने की बात कहते तो ये मेरे लिए पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक बड़ा जवाब जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाने की बात पर तेजस्वी यादव ने कही। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे लाइव टाइम्स पे कहा कि दरवाजा बंद है, नो एंट्री है नीतीश कुमार के लिए। तो हमारे साथ तेजस्वी यादव थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर बिंदु पे बात की। तो लाइव टाइम्स पर उन्होंने इस मंच पे साझा किया, बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे राज खोले, डीके टैक्स के बारे में बताया कि किस तरीके से वसूली का काम चल रहा है बिहार में। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स।